आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला। क्या कभी किसी गरीब मुसलमान की कोई मदद हुई? क्या कभी किसी विधवा बेसहारा मुस्लिम महिलाओं को कोई सहायता मिली? क्या कभी यतीम बच्चों के लिए कुछ काम किया गया? क्या कभी मुस्लिम समाज के विकास के लिए कोई काम हुआ? कुल मिलाकर इन सभी सवालों का एक ही जवाब आएगा कि कभी कुछ नहीं किया गया। आपको बताते चले कि 2018 की केंद्रीय वक्फ परिषद यानी कि CWC रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 लाख एकड़ से ज्यादा वक्फ संपत्ति है, जिसकी अनुमानित कीमत रुपया 10 लाख करोड़ से ज्यादा है। आप ये भी जान लीजिए कि वक्फ करने वाले अपनी जमीन वक्फ करता है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उसके द्वारा किया गया दान गरीब, मोहताज, विधवाओं, यतीमों के विकास में खर्च किया जाए। लेकिन मुल्तमली बने बैठे लोग सिर्फ अपना और अपने परिवार का ही विकास करते रहे। आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि बारात घर, तालाब कला, तालग्राम, कन्नौज में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जेतू तिवारी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कन्नौज मुख्य अतिथि रहे और उसी के साथ तालग्राम नगर के तमाम लोग मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता इंतजार खान ने की। बैठक का आयोजन दिनेश सिंह यादव एडवोकेट, पूर्व चेयरमैन आदर्श नगर पंचायत तालग्राम ने किया था। दिनेश सिंह यादव एडवोकेट के आह्वान पर नगर के तमाम लोग एकत्र हुए और बैठक में भाग लिया। दिनेश सिंह यादव एडवोकेट ने अपने मुस्लिम समुदाय से बने रिश्ते के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी है। कि हमारे नगर से आए सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद दें और आज के वक्त बोर्ड के बारे में विचार काले सवाल नगर पंचायत तालाग्राम के तालाब में बराबर में वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन के तहत यहाँ पर आयोजन रखा गया हुआ है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपाध्यक्ष जेतू तिवारी जी और अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व चेयरमैन साहब दिनेश सिंह यादव जी और मंच पर मंचासी हमारे इंतजार भाई और हमारे भाई साहब सभी मोहम्मद भाई और हमारे साथी राशिद भाई और हमारे बोर्ड में संशोधन किया है, उसके तहत आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी कहाँ पर कितनी जमीन है, कहाँ पर कितनी जमीन है, लोग घेरे हैं या हमें मालूम नहीं है। इन सबकी जानकारी आपको इस अधिनियम के तहत मालूम होगी। ज़्यादा कहते हुए हम यहीं से तालाग्राम में हमेशा गंगा जमुनी की तहजीर रही है। जिस दिन से मैंने राजनीति की दहली पे कदम रखा, तालाग्राम के मुस्लिम भाइयों ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ। अभी लोकसभा के ही चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज आंकड़ा था 400 से 450 वोट मुस्लिम भाइयों ने माननीय सुब्रत पाठक जी को देने का काम किया। उसके लिए मैं सभी भाइयों का बहुत 361 362 वार्ड संख्या बूथ संख्या जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी जब से बनी नहीं जीती, इस बार वो दोनों बूथ तालाग्राम के जीत कर भाइयों के सहयोग से भाजपा की झोली में डालने का काम किया, जबकि ऐसी स्थिति ही आपने देखी। क्योंकि जो ये वो भाई हैं, इनको ना किसी पार्टी से लेना देना, इनको सिर्फ दिनेश यादव से लेना देना है। तमाम साथियों ने उस समय मुझसे कहा था, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो तमाम साथियों ने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा मैं किसी पार्टी को नहीं जानता हूं। जब समाजवादी की पार्टी में आप थे 2012 में, तब मैंने निर्दलीय आपको चुनाव जिताने का काम किया। मेरी पत्नी को जिला पंचायत 2015 निर्दलीय जिताने का काम किया। पुनः मेरी भाभी को उत्तर प्रदेश में पड़े वोटों में परसेंटेज में नंबर 1 पे जिताने का काम तालाग्राम के मुसलमान भाइयों ने करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। जब मेरे सामने समाजवादी के प्रत्याशी लगे थे, आपने देखा होगा
कि उनकी जमानत जब्त हो गई, क्योंकि कालाग्राम के तमाम जा रहे, लेकिन उसका नियम बदल दिया है कि उसमें पब्लिक का भी आदमी कर दिया गया, सरकार का भी आदमी कर दिया गया, मुस्लिम भाई भी कर दिया गया, हिंदू भाई भी सामने कर दिया कि अब कोई अगर कदम उठाओगे तो सबको जनता को पता होगा, तभी आप कदम उठा पाओगे। तो इस चीज को विरोध करने वाले तमाम तरीके से विरोध कर सकते हैं, लेकिन सोचिए इसकी जानकारी छोटे से छोटे व्यक्ति को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी तमाम मुस्लिम भाई है, गरीब है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि बकौट का पैसा आया कहाँ चला गया, बकौट की जमीन कहाँ है कहाँ नहीं है, और है भी तो कौन उसका जिम्मेदार है, कौन उसका मालिक है। 50 बीघा जमीन लोग कौड़ियों में लोगों को अपने संबंध रखने के लिए इसी नगर को दिए हुए हैं, नगर के बाहर के लोगों को दिए हुए हैं। कालाग्राम के लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि बकौट की जमीन कौन यूज कर रहा है। इसीलिए सरकार ने जो निर्णय लिया है कि इसकी जानकारी सबको होना चाहिए, जो भी इसका देश है पैसा है उसका सुचारू रूप से उसका प्रयोग हो। इसीलिए ये आज बैठक रखी गई। रात में इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन मैंने कुछ लोगों को भाइयों को फोन कर दिया था, तो रात ये हमें चलो जो लोग आ जाएंगे, तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा निवेदन किया, अध्यक्ष जी आप आ जाइए तो कम से कम हमारे साथियों का हौसला बढ़ जाएगा। अब मैं इसी कड़ी में हमारे जनपद कन्नौज से जो बकौट की तैयारी में लाए गए, आज विधानसभा चुनाव की कालाग्राम नगर में वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 जो पास हुआ है उसके तहत आज बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में मंच पर उपस्थित इस नगर के पूर्व चेयरमैन हमारे मित्र दिनेश यादव जी, और इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम युवा मोर्चा द्वारा कराया गया है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे छोटे भाई रजीज राजपूत जी को युवा मोर्चा द्वारा दी गई थी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और इस मंच पर हमारे बैठे हुए हैं राशिद सवासद जी, मोहम्मद भाई जी, इंतजार भाई जी, राजेश सवासद जी, और सामने बैठे हुए समस्त जो भी इस बैठक वक्फ बोर्ड बैठक में आए हुए हैं, सभी भाइयों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा से इस जो विधेयक में संशोधन किया गया है, हमारी सरकार ने इस विधेयक में संशोधन करने का काम किया है। इससे पहले भी इस विधेयक में कई बार संशोधन किया गया है। 1995 में इसका संशोधन हुआ था, उसके बाद 2013 में कांग्रेस ने इसमें संशोधन करके बहुत ज़्यादा वक्फ बोर्ड को पावर दे रखा था, जिसमें आप सबको पता होना चाहिए कि मोहम्मद भाई जी, इंतजार भाई जी, राजेश सवासद जी, और सामने बैठे हुए समस्त जो भी इस बैठक वक्फ बोर्ड बैठक में आए हुए हैं, सभी भाइयों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा से इस जो विधेयक में संशोधन किया गया है, हमारी सरकार ने इस विधेयक में संशोधन करने का काम किया है। इससे पहले भी इस विधेयक में कई बार संशोधन किया गया है। 1995 में इसका संशोधन हुआ था, उसके बाद 2013 में कांग्रेस ने इसमें संशोधन करके बहुत ज़्यादा वक्फ बोर्ड को पावर दे रखा था, जिसमें आप सबको पता होना चाहिए कि इतना 2013 में इतना अधिक पावर दे दिया था कि अगर वक्फ बोर्ड के लोग किसी भी प्राइवेट जमीन को भी अगर वो वक्फ घोषित कर दें तो वो बेचारा परेशान हो जाता था व्यक्ति, और इधर उधर कोर्ट के और लोगों के चक्कर काटकर अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ता था। इन सबको जब ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुआ तो हमारी जनता पार्टी की सरकार ने उसको संशोधित करने के लिए, अभी आपको पता है लोकसभा में 3 अप्रैल 2025 को ये संशोधन बिल
पास किया। उसके बाद 4 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ और 5 अप्रैल को ये हमारी राष्ट्रपति जी के पास पहुंचकर ये जब उनके इस बिल पर हस्ताक्षर हो गए तो ये हमारा बिल देश में लागू हो गया। यहाँ पर बैठे हुए समस्त बुद्धिजीवियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबको पता है पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति इस देश में 3 लोगों के पास संपत्ति है। नंबर 1 सबसे ज्यादा इस देश में जो संपत्ति है वो रेलवे के पास में है और दूसरा इसमें रक्षा के पास में है सबसे ज्यादा और दूसरा रेलवे के पास में और तीसरी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास में है। आप सबको पता है कि वक्फ बोर्ड के पास में संपत्ति होने के बावजूद भी इस देश का मुसलमान गरीब है। आज तक आप कभी किसी व्यक्ति का गरीब मुसलमानों का उद्धार नहीं हो सका है। इन सब चीजों को देखते हुए चूंकि आपको पता है इतनी संपत्ति होने के बावजूद कभी भी देश में गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड ने ज्यादा काम नहीं किया है। अगर काम किया है तो बहुत बड़े पैसे वाले पूंजीपति या वक्फ बोर्ड में जो भी लोग रहते हैं या बहुत बड़े जो नेता हैं उसका बंदरबाट करके वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उन्होंने अपने अपनों का ही लाभ उनको पहुंचाने का काम किया है, लेकिन कभी भी गरीब मुसलमानों की चिंता नहीं की है। आपको बता दें कि इस कांग्रेस के जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी वक्फ बोर्ड से उनको भी कुछ जमीन उन्होंने ले रखी है चंद रुपए में। ऐसे ही ओवैसी जी ने भी बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर रखी है और उसको चंद रुपए में अर्जित कर रखी है। इस तरीके से पूरे देश में वक्फ बोर्ड की जमीनों का बंदरबाट कर लोग अपनों को ही कैसे मालामाल करने में लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसमें जो भी बदलाव किए हैं वो आप सब गरीब भाइयों के लिए बदलाव किए हैं। उनका कहना है कि जो भी लाभ मिलेगा सिर्फ गरीब मुसलमानों को ही इसका लाभ मिलेगा, किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जब आपको उसमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मुसलमान वही व्यक्ति इसमें दान कर सकता है जो कम से कम 5 वर्ष जिसने मुस्लिम धर्म का जो अनुयायी हो वो ही इसमें दान कर सकता है और जो भी मुस्लिम धर्म को मानता हो वही इसमें दान करेगा। और इसमें भी कुछ बदलाव ये किए गए हैं कि इसमें जो कमेटी बनेगी उसमें 2 महिलाएं भी रखी जाएंगी और एक जो भी हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम होगा उसको भी रखा जाएगा। इस तरीके से पूरी कमेटी की उन्होंने संरचना की है और पूरी जो भी इसकी संपत्ति होगी उसका विवरण हम लोग डिजिटल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से भी हम सब लोग उसको देख सकेंगे कि कितनी संपत्ति है और उसके द्वारा कितना धन अर्जित हो रहा है और कितना धन गरीबों के लिए समर्पित हो रहा है। तो इस तरीके से मोदी जी ने बहुत ही आप सबके जीवन के कल्याण के लिए, पहले देखो आप सबको पता है जैसे अभी दिनेश भाई ने बताया शालिग्राम नगर में ही बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति का लाभ चंद लोगों को ही मिल रहा है, जबकि उसका लाभ अगर वाकई में गरीब लोगों को मिलना चालू हो जाए तो इस देश का मुसलमान कभी गरीब नहीं हो सकता है। आप समझ आज देश में मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, तो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आप सबकी लड़ाई लड़ी है और इस विधेयक में संशोधन कर आप सब लोग कैसे अच्छी अपनी जिंदगी जिए इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे संशोधन उन्होंने किया। जब 3 तलाक का विषय चला था तो लोगों ने कहा तब मोदी सरकार मुस्लिमों का अहित कर रही है। आप बताओ 3 तलाक में किस मुस्लिम का अहित हुआ? सीए एनआरसी जब ये लागू किया गया तब भी लोग बहुत सारे विपक्षी हम मोदी जी की आलोचना कर रहे थे, बोल रहे थे कि इससे मुसलमानों का अहित हो रहा है। आप बताओ जितने भी विधेयक पारित हुए हैं आज तक किस मुस्लिम का मोदी सरकार ने आप सबका अहित किया है? आपको पता होना चाहिए जब से इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई है तब से आप देखो इस देश का मुसलमान सकुशल अपनी जिंदगी जी रहा है। इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें नहीं, आप सबको पता है उन्होंने कभी भी आप सबकी चिंता नहीं की। अगर उन्होंने चिंता की तो अपने चेले चमचे अपने लोगों की चिंता की, कभी भी आप सबके बारे में नहीं सोचा। आप बताओ जितने भी केंद्र से सरकार योजना चलाती है कौन से मुस्लिम भाई को उस योजना का लाभ नहीं मिलता है? प्रत्येक मुस्लिम भाई को बराबर हक मिलता है, जितना हिंदू भाई को हक मिलेगा उतना ही मुस्लिम भाई को भी हक मिलता है। इस देश में मोदी की और इस प्रदेश में योगी की जब तक सरकार है मुस्लिमों के साथ कोई किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होगा। अगर अहित होगा तो जितने भी बड़े जो भी उद्योगपति हैं या जो भी बड़े भूमाफिया हैं उनका जो गरीबों का अत्याचार करना चाह रहे हैं उनका अहित होगा। और शोषित वर्गों की लड़ाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है और हमेशा लड़ती रहेगी। आपके अधिकार दिलाकर आपको मजबूत करने का जो भी बल संबल आपको प्रदान करेगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आप सबसे बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, किसी के बहकावे मत आना। आप सब लोग हकीकत को जानने की कोशिश
से बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम इस बिल का अध्ययन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वाकई में इस बिल में सुधार होने के बाद गरीब मुसलमानों का लाभ होगा या उसका नहीं होगा। ये सब हम लोग जान सकते हैं और जानकर ही हम सब लोग अगर वाकई में इस बिल का हम लोगों के प्रति कुछ उसको लाभ मिले तो हम सब लोग बिल का समर्थन करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी।